नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे बाबर। ठीक है, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में मुख्य रूप से हम लोग जो है सो बाबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाबर का शासनकाल जो 1526 से 1530 तक रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आगे पहला जो टॉपिक है वो कह रहा है कि मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है, मुग़ल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर है। दोस्तों, अगर बाबर के बारे में अगर चर्चा करना चाहें तो बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था। और मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर। ठीक है, मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर। और तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। ठीक है, बाघ होता है। तो याद रखेंगे कि मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर और तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। बाबर तुर्क और मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण था। ठीक है, तो जैसे जैसे उनके पिता के नाम और माता के नाम के बारे में, उनके दादा दादी के नाम के बारे में चर्चा करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर था, याद रखेंगे। आगे कह रहा है बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, तुर्क एवं सुन्नी यानी कि मंगोल मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। ठीक है, तो जैसे जो है सो बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की, उसके साथ में बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को क्या कहा जाता था? तो बादशाह कहा जाता था। अगला जो टॉपिक है वो है बाबर का देखेंगे हम लोग शासनकाल की कब से कब तक रहा। तो बाबर के शासनकाल याद रखेंगे 1526 से 1530 तक। ठीक है, 1526 से 1530 तक। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अगला देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है कह रहा है बाबर का जन्म 14 फरवरी, यहाँ पर फरवरी दिया लेकिन याद रखेंगे आप 14 फरवरी को। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन कि बाबर का जन्म कब हुआ? तो 14 फरवरी 1483 को। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे उमर शेख मिर्जा। अगर आपसे पूछे कि बाबर के माता के नाम क्या था तो याद रखेंगे कुतलुग निगार खां। ठीक है, कुतलुग निगार खां। अगला पॉइंट है कह रहा है कि बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। ठीक है, तो बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? तो 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। अगला कह रहा है आगे पॉइंट कि बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। तो बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। तो याद रखेंगे कि बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो दोस्तों, अगर बाबर की पत्नियां की अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। अगर कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो लिख लीजिए, अगर कॉपी कलम नहीं लेकर के बैठे तो अगले वीडियो से कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। तो बाबर की पत्नियां हैं माहम बेगम, अगला है दिलदार बेगम, अगला है गुलरुख बेगम, उसके बाद में मौसमा सुल्तान बेगम, उसके बाद में गुलचेहरा बेगम। ये मुख्य रूप से जो है सो बाबर की पत्नियां हैं। तो ज़्यादातर जो है सो मुस्लिम धर्म में जो है सो ज़्यादातर पहले के वंशज में शादियां जो है सो होती थी। आगे चल करके देखेंगे हुमायूं जो है सो बहुत सारी शादियां की, औरंगजेब ज़्यादा शादियां की। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा वीडियो लंबा न ले जा करके जो है सो छोटा संक्षिप्त रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट पर आगे कह रहा है। अगला हमारा पॉइंट है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था।
इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। तो याद रखेंगे कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। अगला पॉइंट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो याद रखेंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार किस युद्ध नीति का प्रयोग किया, तो तुगलकमा युद्ध नीति, जिसमें तोपखाना का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे, तो 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जो पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। दोस्तों अगर हम बाबर के अगर दादा और दादी की नाम जानना चाहें तो याद रखेंगे कि उनके दादा के नाम था मीरान शाह और दादी के नाम था उसन दौला बेगम। ठीक है, तो हम पहले जो है सो नहीं बता पाए कि वीडियो जो है सो ज़्यादातर लंबा हो जाएगा और अगर ज़्यादा डिटेल में अगर चर्चा करेंगे तो इसलिए शॉर्ट रूप में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि दादा के नाम था मीरान शाह बाबर के और दादी के नाम था उसन दौला बेगम। तो चलिए अगला पॉइंट जो हमारा है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कौन विजयी हुआ, तो बाबर। अगला पॉइंट है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच कौन विजयी हुआ, तो बाबर विजयी हुआ। अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, 29 जून 1528 को। किसके बीच लड़ा गया, तो याद रखेंगे मेदिनी राय और बाबर के बीच। मेदिनी राय और बाबर के बीच। इसमें कौन विजयी हुआ, तो बाबर ही विजयी हुआ। अगला पॉइंट है घाघरा के युद्ध। घाघरा के युद्ध कब लड़ा गया, तो 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को अफगान एवं बाबर के बीच। जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो ये था जो सो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ा, घर गया और मर गया, जो कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो हमारा पॉइंट है आगे कह रहा है कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमाजित भी युद्ध स्थल में मारा गया। आगे कह रहा है हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमाजित के परिवार से प्राप्त किया था। तो याद रखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि कह रहा है बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को अपनी उदारता के लिए किस नाम की उपाधि दी गई, तो कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तगमा नामक कर से मुक्त कर दिया। किस नामक कर से मुक्त कर दिया, तो तगमा नामक कर से मुक्त कर दिया। आगे वाला पॉइंट है खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो याद रखेंगे कि खानवा किस युद्ध जीतने के बाद जो है सो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो खानवा के युद्ध जीतने के बाद। और उसी के बाद जो है सो विजय के उपलक्ष्य में जो है सो किस नाम की उपाधि धारण की, तो गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो याद रखेंगे कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। किसके कारण, तो जहर दे देने के कारण। तो अगला पॉइंट है कि बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि किए, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया, यानी कि नकार दिया। तो याद रखें कि बाबर ने बंगाल के किसके साथ जो है सो संधि की, तो नुसरत शाह के साथ। कब किया, तो 6 मई 1529 ईस्वी को। अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट है
कि करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे 48 वर्ष की आयु में, कितना वर्ष की आयु में, तो 48 वर्ष की आयु में। कब, तो 26 दिसंबर 1530 कहाँ में, तो आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। आगे कह रहा है प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। आगे कह रहा है बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन यह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, तो बाबर जो सो उसकी मातृभाषा जो सो क्या थी, तो तुर्की, लेकिन अरबी और फारसी का भी उसके पास ज्ञान था। आगे कह रहा है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में ही लिखा, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। और आगे कह रहा है कि अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार आहते में स्थित होते थे। समान हिस्सों में बंटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ठीक है, 4 समान हिस्सों में बंटे होने के कारण जो है किसको किस नाम से जाना जाता था, तो 4 बाग के नाम से जाना जाता। बाबरनामा का जो है सो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खाना ने किया। तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, आगे कह रहा है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। आगे कह रहा है बाबर को मुंबईयाना नामक पैद शैली का जन्मदाता माना जाता है। आगे कह रहा है बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो याद रखेंगे कि बाबर को जो सो किस नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो मुंबईयाना नामक पद शैली का। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो हुमायूं। तो दोस्तों ये था बाबर के छोटा सा संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम बार बार बोलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।